हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करी थी कि हम जनरल लाइफ में कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स काम में लेते हैं। इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ मतलब जनरली लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। तो अभी तक हमने जनरली ओनली रूलर से स्केल से लेंथ मेजर करी है। तो जो हमारी मीटर स्केल होती है उससे हम सबसे कम जो लेंथ मेजर कर सकते हैं, जो हमारी मीटर स्केल होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। जैसे ये जो स्केल है तो अगर इससे मेरे को कुछ मेजर करना है तो वो जो है एक तो कंप्लीट सेंटीमीटर होगा और उसके बाद में एक के अंदर और आ जाएगा जिसको अपन बोलते हैं 0.1 सेंटीमीटर। जैसे अगर मैंने कोई लाइन ये जैसे मैंने कोई लाइन बनाई तो एट प्रेजेंट टाइम इसकी जो लेंथ है वो है 4.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं 1 2 3 4 5 6 7 करते करते 14 तक सेंटीमीटर, उसके बाद पर्टिकुलर कोई नंबर, कहने का मतलब डेसिबल के बाद एक और नंबर ओनली आ सकता है किसके लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए। किसके अंदर, मीटर स्केल के अंदर दो नंबर नहीं आ सकते। डेसिमल के बाद ओनली एक नंबर आ सकता है किसमें, मीटर स्केल में। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर आपका एक डिवाइस होता है, स्क्रू गेज डिवाइस होता है, स्पेरोमीटर एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। तो इनसे क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर से हम जो लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं तो मिनिमम लेंथ हम मेजर कर सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ऐसे ही स्क्रू गेज के अंदर, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे हम जो मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मीटर स्केल क्या होता है, लेंथ मेजरमेंट करने का आपका रूलर होता है, स्केल होती है। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर क्या होते हैं, लेंथ मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या डिफरेंस होता है इनमें, बस तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मिनिमम कम से कम कितनी लेंथ अपन मेजर कर सकते हैं। मीटर स्केल में कम से कम मेजर कर सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर में 0.01 और स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। इनके बारे में हम लैब में देखते हैं, ये हमारे फिजिक्स लैब के टॉपिक है तो हम उनके बारे में लैब्स में डिटेल में पढ़ते हैं, लैब टॉपिक में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्ट मेथड की कि हम डायरेक्टली कैसे, मतलब खुद के हाथों से कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी लेंथ को हाथ में इंस्ट्रूमेंट लेके। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, फर्स्ट है हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर द हाइट ऑफ एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स। ये जो है ये वही है 10th के अंदर जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि किसी ट्री या टावर की हाइट कैसे मेजर की जाती है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सेम है। तो अभी हम थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर फर्स्ट आता है ट्रायंगुलर मेथड फॉर हाइट ऑफ एन एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। ये जो आ रहा है सब टॉपिक, और नेक्स्ट सब टॉपिक में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम जो हाइट मेजर कर रहे हैं वो एक्सेसिबल की हमारे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी ट्री हुआ या कोई भी टावर हुआ तो उसकी हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा कोई टावर है ए बी जिसकी हाइट कितनी है एच है और उससे हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो हम क्या करते हैं कि उससे ए बी जो आपका टावर है उससे एक्स डिस्टेंस पे कोई हम पॉइंट लेते हैं, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट लिया हमने सी, उस पॉइंट से हमें ए बी हाइट का जो टावर है या फिर जो ट्री है उसकी हाइट हमें मेजर करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सी पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है, और सी पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि हमें जो आपका ट्री है या फिर जो आपका टावर है उसका जो टॉप पॉइंट है ए, फिर से जो ट्री है या जो टावर है उसका जो टॉप पॉइंट है ए, हमें उसका एंगल चाहिए। कहाँ से एंगल चाहिए, ग्राउंड से एंगल चाहिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पॉइंट एंगल चाहिए। वो एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, उस वो एंगल मेजर करने के लिए फिर से ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट का एंगल मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है सेक्सटेंट। फिर से ग्राउंड से एक पर्टिकुलर एलिवेशन का एक हाइट का एंगल मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है सेक्सटेंट। ठीक है। तो उस डिवाइस को हम यहाँ रखते हैं पर्टिकुलर उसको जो, और उस डिवाइस से हम देखते हैं कौन सा हमारा टॉप का पॉइंट। तो जैसे हम उसको उस टॉप के पॉइंट को देखते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो सेट हो जाता है जितना भी उस पर्टिकुलर टॉप पॉइंट का एंगल होता है। तो उस डिवाइस से हमें क्या पता चल जाता है, एंगल। यहाँ पे हम उस एंगल को क्या ले रहे हैं, थीटा। ठीक है। तो वो जो सेक्सटेंट डिवाइस है उससे हमें पता चल जाता है ग्राउंड से एंगल। अब और हमें क्या पता है, वो जो टावर है
या फिर वो जो ट्री है उससे हम जितना दूर हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, हमें वो डिस्टेंस पता है। तो हमें दो चीज पता है, एक तो हमारी जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन की मेजरमेंट पॉइंट से, और सेकंड वो जो टॉप आपका पॉइंट है वो उसका एंगल। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा जो राइट एंगल बन रहा है कौन कौन सा, ए बी सी। ये जो राइट एंगल बन रहा है इसके अंदर हम टेन थीटा की वैल्यू देख रहे हैं। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। टेन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस कितना है एक्स, जो हमने एज्यूम करा एक्स डिस्टेंस पे। तो कितना हो गया ए बी अपॉन सी बी। ए बी कितना एच, ए से बी कितनी हाइट है, एच हाइट है, और ऐसे ही सी बी, सी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स। तो टेन थीटा कितना हो गया एच अपॉन एक्स। यहाँ से हमारी जो हाइट हमें निकालनी है, क्योंकि हमें निकालनी क्या थी, हाइट निकालनी थी किसकी, एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया एक्स टेन थीटा। तो हम किसी भी टावर की ट्री की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, बस हमें एक तो हमें क्या पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट की डिस्टेंस जो कि हमें चूज करते हैं तो वो हमें पता होती है। सेकंड, हमें एलिवेशन का एंगल पता होना चाहिए, जो हम कैसे मेजर, टॉप पॉइंट का हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, सेक्सटेंट की हेल्प से। तो उससे हमें क्या बन जाती है, हाइट मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वे होता है क्या करने का, हाइट कैलकुलेट करने का किसी भी एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट की। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर हाइट ऑफ एन इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। पहले किसकी कैलकुलेट करी थी हमने, एक्सेसिबल, मतलब कोई भी जैसे आपका टावर हुआ, ट्री हुआ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर हाइट ऑफ ए इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट। मतलब अब हम जिस ऑब्जेक्ट की हाइट या डिस्टेंस मेजर करेंगे वो जो होगी वो क्या होगी, इनएक्सेसिबल होगी। इसका एग्जांपल क्या होता है आपका, माउंटेन। कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे पता लगाया जाता है कि इनकी इतनी हाइट है। ठीक है, तो वो जो हाइट होती है वो इनएक्सेसिबल हो गया, मतलब अपन ग्राउंड ले तो कहाँ से ले, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा क्या है वो हाइट पे है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये आपका कोई भी माउंटेन है, ए बी एज्यूम करो ये एक माउंटेन है। ठीक है, काफी ज्यादा इसकी हाइट है, एज्यूम करा उसकी हाइट कितनी है एच है। तो अब हमें जो ए बी मेजर करना है, अब एक्सेसिबल तो है नहीं कि डायरेक्ट हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया ऑब्जर्वेशन का, वहां से टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने डायरेक्ट एच निकाल दिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि माउंटेन क्या है काफी डिस्टेंस तक फैला हुआ होता है, तो हमें पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का पॉइंट नहीं मिलता है ग्राउंड पे एक, जिससे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सके। क्योंकि हम डिस्टेंस भी कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर डिस्टेंस भी हमें कहाँ से मेजर करनी होती है, बिल्कुल नीचे से। अब ट्री और टावर के नीचे से मेजर करनी है तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ट्री और टावर के नीचे क्या है, ग्राउंड लेवल है। लेकिन माउंटेन के नीचे कैसे मेजर करोगे, हाँ फॉल तो करने से माउंटेन के टॉप पे जाके, तो इसलिए जनरली अपन नहीं कर सकते। उसके बेस से हाइट, अब सॉरी बेस से अपन डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते एक्स। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि आपका जो माउंटेन होता है उससे अपन एक पर्टिकुलर कोई भी डिस्टेंस पे अपन एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट लिया क्या, सी। वहां से अपन ने सेक्सटेंट डिवाइस यूज करके एक थीटा वन एंगल निकाल लिया। किसका, वो थीटा वन एंगल क्या है, टॉप पॉइंट का एंगल। सेक्सटेंट क्या करता है, टॉप पॉइंट का एंगल निकालता है ग्राउंड से। तो अपन ने पर्टिकुलर एक काफी ज्यादा डिस्टेंस पे जाके सी पॉइंट से माउंटेन की जो पीक है उसका अपन ने एक एंगल कैलकुलेट कर लिया, मेजर कर लिया उस सेक्सटेंट से, वो कितना आया थीटा वन। ऐसे ही वो जो आपका सी पॉइंट था वहां से डी डिस्टेंस के बाद में मैंने एक दूसरा पॉइंट चूज करा। फिर से जो एक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे मैं कितने एंगल मेजर करता हूँ, ओनली एक एंगल मेजर करता हूँ पर्टिकुलर एक पॉइंट पे। जो इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे माउंटेन हुआ, वहां पे मैं दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिया सी, दूसरा पॉइंट लिया डी। दोनों ऑब्जर्वेशन के जो पॉइंट है वहां से मैं सेक्सटेंट डिवाइड की हेल्प से जो टॉप पॉइंट का माउंटेन के पीक का जो एंगल है वो मेजर करता हूँ। जैसे यहाँ पे जो एंगल आ रहा है सी पॉइंट से वो आ रहा है थीटा वन, ऐसे ही जो डी पॉइंट का सेक्सटेंट से जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है थीटा टू। गिवन कंडीशन हमें पता है कि भाई हमने सी पॉइंट से स्टार्ट करा था, दूसरा पॉइंट डी था, तो हमें सी और डी के बीच की डिस्टेंस पता है। गिवन कंडीशन हमें सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है डी वो हमें पता है। तो ये थ्योरी में लिखा है कि बाय यूजिंग सेक्सटेंट वी फर्स्ट मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स पीक फ्रॉम पॉइंट सी। पहले सी से मेजर करना है। ठीक है, जो सी पॉइंट का है ग्राउंड पे, एज्यूम करा हुआ एंगल कितना है थीटा वन। ऐसे ही उसके बाद में डी पॉइंट से करना है एंगल मेजर, और गिवन कंडीशन उन दोनों के बीच के सी और डी के जो आपने पॉइंट चूज करे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी। तो उसका एंगल कितना हो गया, अपन एज्यूम करा थीटा टू। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं। पहले कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। उसके अंदर मैं ले रहा हूं कोट थीटा।
कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइट। तो अपन बात कर रहे हैं ए बी सी के अंदर, ए बी सी ये जो है इसके अंदर बेस कितना होगा, ये रहा बेस कितना है सी बी। तो बेस क्या है सी बी अपॉन हाइट। हाइट कितनी है, वही हाइट तो सेम है जो माउंटेन की हाइट है एच। तो सी बी अपॉन ए बी। सी बी कितना है एक्स, सी से बी जो डिस्टेंस है वो कितनी एक्स, ठीक है। और ए बी जो डिस्टेंस हाइट है आपकी वो कितनी है एच। ऐसे ही ए बी डी, अभी कितना लिया ए बी सी राइट एंगल, उसके बाद आप क्या ले रहे हैं ए बी डी। तो ए बी डी ले रहे हैं, वही सेम कोट थीटा, यहाँ पे कितना होगा थीटा 1 और यहाँ पे थीटा 2। क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला होता है, कितना होता है बेस अपॉन हाइट। बेस कितना होगा ए बी डी। तो बी डी क्या होगा आपका बेस, बी से लेके ये बी से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी है x और ये कितनी है d। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, बेस कितना हो गया d प्लस एक्स डिवाइड बाय हाइट। हाइट कितनी है उसकी h, तो हाइट कितनी है h। तो ये आपकी, इसको मैंने लिया इक्वेशन 1, इसको मैंने लिया इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करता हूं तो इक्वेशन 2 कितनी है कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1 इक्वल टू d प्लस एक्स अपॉन एच, ये रहा माइनस एक्स अपॉन एच, ये रहा। दोनों के अंदर बेस क्या है सेम है, कितना है हाइट। मैंने क्या लिया उसको एलसीएम लिया, तो बेस एलसीएम लिया तो कितना आ गया एच। ऊपर क्या आ जाएगा d प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट हो गया, बचा क्या आपका d अपॉन एच। तो फाइनल आपका हाइट का फॉर्मूला क्या बचा, d अपॉन कोट थीटा 2 माइनस, यस आपका कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1 कितना आ रहा है d अपॉन एच। यहाँ से h के फॉर्मूला क्या निकल जाता है d अपॉन कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। तो फाइनल फॉर्मूला आपका आता है हाइट का कितना आता है d अपॉन कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1, ठीक है। तो ये तो आपका फाइनल फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अपन ने लास्ट वाले के अंदर एक्सेसिबल के अंदर तो टेन थीटा लिया था और यहाँ पे अपन ने कोट थीटा लिया, इसका क्या रीजन है। इसका सिंपल सा रीजन है कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइट। कोट थीटा का आपका फॉर्मूला होता है क्या है बेस अपॉन हाइट, ठीक है। अब हाइट आपकी क्या है माउंटेन की हाइट, और वो किस में आ रही है डिनोमिनेटर में आ रही है। तो माउंटेन की हाइट मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए थी, फिर से सुन लो, माउंटेन की हाइट मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए थी ये। क्यों, क्योंकि उसी वजह से मैं उसका क्या ले सकता हूँ एलसीएम, और डायरेक्ट उसको उधर ले जाते तो अपन को क्या मिल जाता है फॉर्मूला। तो माउंटेन की जो हाइट एच वो मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए थी, इसलिए मैंने टेन थीटा ना लेके कोट थीटा लिया ताकि मेरे को एलसीएम लेने में और कैलकुलेशन में क्या हो जाए इजी हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपने कोट थीटा लिया और आपको क्या मिल गई हाइट मिल गई। तो अगर आपको डी पता है, मतलब अगर आपको किसी भी माउंटेन की क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, तो आप क्या करोगे कोई भी दो पॉइंट से डिस्टेंट के दो पॉइंट से क्या लोगे सेक्सटेंट की हेल्प से माउंटेन की पीक का एंगल ले लोगे, ठीक है। तो अगर आपको एंगल पता है वो आपने सेक्सटेंट की हेल्प से निकाल ली, और कोई भी दो जो ग्राउंड के पॉइंट है वो आपने चूज करे, तो आपको क्या पता है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो हाइट निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपको माउंटेन के बेस से जो है डिस्टेंस की जो एक्स है वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। फिर से सुन लो, यहाँ पे x जो है माउंटेन के बेस से वैसे भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसको काफी पास में बिल्कुल बेस, तो ये अपन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको ओनली दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता है जो आपने ऑब्जर्वेशन के पॉइंट चूज करे, और सेक्सटेंट की हेल्प से अगर आपको एंगल पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं माउंटेन की हाइट। अब हमारा जो लार्ज डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस में जो नेक्स्ट मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पैरेलैक्स। इसके बेसिस पे हम काफी कुछ कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका अर्थ से लेके और मून के बीच की डिस्टेंस क्या है, या फिर अर्थ के बीच में और अदर प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अर्थ और जो डिस्टेंस पे आपके स्टार्स है अलग अलग स्टार्स है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। और इससे एक और चीज पता चल सकती है, जैसे आपका जो मून है उसका डायमीटर कितना है, बिना मतलब वहां पे जाए और बिना ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करें। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी डिस्टेंस है इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस, स्टार्स की अर्थ से लेके किसी स्टार की डिस्टेंस हुई, अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस हुई। तो ये जो डिस्टेंस है ये जिस मेथड से कैलकुलेट की जाती है उसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है इसका। इसका मतलब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है पहले वो जानते हैं। पैरेलैक्स इज द अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट और आई साइड वाइज। मतलब
जब हम अपनी आई को शिफ्ट करते हैं, फिर से जब भी हम अपनी आई को शिफ्ट करते हैं, मतलब अगर पहले लेफ्ट आई से देख रहे हैं तो उसके बाद में राइट आई, या फिर अगर राइट आई से देख रहे हैं तो उसकी जगह पे लेफ्ट आई, मतलब दोनों में से किसी एक आई से अपन को देखना है। तो जब भी किसी अपन एक आई से देखते हैं अपनी आई से, तो जो जिस ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे हैं उसकी जो पोजीशन होती है वो अपन को शिफ्ट होती हुई लगती है। फिर से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम एक आई से देखते हैं, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से, तो उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन हमें शिफ्ट होती भी लगती है, उसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स। वो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें शिफ्ट होती हुई लगती है उसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स। कैसे? इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, ये उसकी लेफ्ट आई है, ये उसकी राइट आई है, और ये दोनों आईज के बीच की डिस्टेंस है बी। फिर से देखना ढंग से, ये किसी पर्सन की लेफ्ट आई है, ये किसी पर्सन की राइट आई है, ठीक है, और ये दोनों आईज के बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो नोज से पास होती है, वो डिस्टेंस है कितनी? बी। दोनों आई के बीच की डिस्टेंस है ये। तो अगर वो पर्सन, ठीक है, और उसके जो बीच की डिस्टेंस है वो बी है। अब मैं एक पेंसिल ली मैंने, और उस पेंसिल को मैंने ओ पॉइंट पे रख दिया, ठीक है, एक पेंसिल ली जिसको मैंने ओ पॉइंट पे रख दिया। फॉर एग्जांपल ये जो पेंसिल है इसको मैंने ओ पॉइंट पे ऐसे आपके सामने रख दिया, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब इसको, ये तो बात हुई एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, कि आपने परफॉर्म कैसे करना है। अब करना क्या है वो देखो, वो जो पेंसिल है जो कि कहाँ रखी हुई है आपकी ओ पॉइंट पे रखी हुई है, तो अगर कोई पर्सन अपनी लेफ्ट आई से और गिवन कंडीशन की उसकी दोनों आई से जो डिस्टेंस है वो सेम है, कितनी है? एस। दोनों आई से जो डिस्टेंस है, लेफ्ट आई से भी जो पेंसिल की डिस्टेंस है वो एस है, और राइट आई से भी जो पेंसिल की डिस्टेंस है वो एस है। अब अगर वो पर्सन अपनी लेफ्ट आई से पेंसिल देखता है, मतलब राइट आई को उसने क्लोज कर रखा है, राइट आई के ऊपर हाथ रख रखा है, ओनली लेफ्ट आई से अगर वो पेंसिल को देखता है, तो पेंसिल के जो पीछे का बैकग्राउंड है, एज्यूम करो कि वो बैकग्राउंड अभी ये जो है ब्लू कलर का है, या फिर इसके बैकग्राउंड में उसको ब्लू दिख रहा है। पेंसिल का बैकग्राउंड कब? जब वो उसको कहां से देख रहा है? लेफ्ट आई से देख रहा है। अब उसी पेंसिल को वो लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से अगर देखता है, तो वही पेंसिल जो है उसके पीछे का बैकग्राउंड उससे चेंज होता हुआ दिखता है। फिर से कुछ भी नहीं, ढंग से सुनना। सेम ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल ली थी, अगर मैं उसको अपनी लेफ्ट आई से देखता हूँ तो पीछे का बैकग्राउंड कुछ और दिखता है, और अगर मैं उस जब राइट आई क्लोज है, और अगर राइट आई से देखता हूँ तो उसका पीछे का बैकग्राउंड कुछ और दिखता है। तो ये जो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, अपेरेंट शिफ्ट हो रही है इस जबकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? सेम है। फिर से पेंसिल की पोजीशन क्या है? सेम है, ओ पे रखी हुई पेंसिल पर। अगर मैं उसको अलग अलग जगह से देखता हूँ, जैसे पहले मैं उसको लेफ्ट आई से देख रहा था, फिर बाद में उसको मैं राइट आई से देखता हूँ, तो अगर मैं उसको अलग अलग जगह से देखता हूँ तो मेरे को ऑब्जेक्ट की पोजिशन में शिफ्ट होता हुआ दिखता है, और वो जो शिफ्ट होता हुआ दिखता है उसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। यही अपन ने यहाँ लिखा है कि इफ वी होल्ड ए पेन ओ एट ए डिस्टेंस एस फ्रॉम द आईज, वी लुक एट द पेन, मतलब ओ पे रखा, एस डिस्टेंस से अगर अपन उसको देखते हैं, पहले कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट बाय द लेफ्ट आई, पहले लेफ्ट आई से देखा, गिवन कंडीशन राइट आई क्या है? क्लोज है। देन बाय राइट आई, और उसके बाद में राइट आई से देखा, गिवन कंडीशन लेफ्ट आई क्लोज है। द पोजीशन ऑफ द पेन अपीयर्स टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पेंसिल की जो पोजीशन है अपन को बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज होती हुई लगती है। मतलब लेफ्ट आई से देख रहे हैं तो बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है, ध्यान से सुनना इस लाइन को। लेफ्ट आई से देख रहे हैं पेंसिल को जो ऊपर रखी है, तो बैकग्राउंड कुछ और दिख रहा है, जबकि राइट आई से देख रहे हैं तो वही बैकग्राउंड ना दिख के कोई और दूसरा बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। अब द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस, मतलब आपकी लेफ्ट और राइट आई के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको क्या बोलते हैं? उन जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है दोनों पॉइंट के, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट के बीच के, उसको बोलते हैं बेसिस। अब यहाँ पे हमारे जो लेफ्ट और राइट आई के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है? बी। तो यहाँ पे हमारा जो कितना हो गया? एल आर, लेफ्ट राइट, एल आर के क्या किसके इक्वल है? कितने जूम करी थी अपन ने? बी। और वही क्या होता है? बेसिस। तो दोनों जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बेसिस। और वो जो आपका एंगल बनता है, जैसे आप लेफ्ट आई से देख रहे थे पेंसिल को और राइट आई से देख रहे थे पेंसिल को, तो लेफ्ट राइट से देख रहे थे, मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से और सेकंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, उन दोनों से जो अपन देखते हैं तो वो जो बीच का एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल। फिर से
बिल्कुल शॉर्ट में अभी इसकी चीज को समझो, जो अभी अपन ने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना आपके लिए। पैरेलैक्स क्या होता है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन से जब देखा जाता है तो उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको अलग अलग दिखता है। जब यहाँ से देख रहे हैं तो आप कैसे देखोगे, ऐसे, तो कैसा दिखेगा सीधा, तो बैकग्राउंड में हो सकता है यहाँ पे कुछ और रखा हो उस टाइम पे, जैसे मैंने ब्लू कलर बना दिया। और जब उसको राइट से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, बैकग्राउंड कुछ और दिखता है, क्योंकि अपन देखता कैसे, स्ट्रेट देखते हैं, रेस कैसे जाती है, स्ट्रेट जाती है। ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या दिखता है, बैकग्राउंड अलग अलग दिखता है। तो ये जो अपेरेंट शिफ्ट होता है, ये जो शिफ्ट होता है, इसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। ठीक है, और जो दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं बेसिस। और वो जो दोनों पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो अपन देखते हैं, तो जिस पॉइंट को देखते हैं वहां पे जो एंगल बनता है थीटा, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल। तो अब इसका मतलब क्या निकला, अपन इसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है डिस्टेंस ऑफ द मून और एनी प्लेनेट, मतलब अगर मेरे को अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस निकालनी है या फिर अर्थ से मेरे को किसी और प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं। देखो बिल्कुल इजी है, आपको आपको क्या करना है कि आपके जो पैरेलैक्स मेथड है उसकी अपन एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे लिखते हैं वो आपको देखना है। पैरेलैक्स मेथड में अपन को ओनली दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि एक तो अपन को क्या चाहिए, दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट चाहिए। ठीक है, और अपन को सेकंड उसको नोटिस किसको करना होता है, बैकग्राउंड को नोटिस करना होता है। तो अपन को फर्स्ट कितने ऑब्जर्वेशन के पॉइंट चाहिए होते हैं, दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट चाहिए होते हैं, उसके बैकग्राउंड को नोटिस करना होता है। और सेकंड क्या है कि जिस पॉइंट को अपन देखते हैं, जिस पॉइंट को पर्टिकुलर अपन नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका अपन को क्या पता होता है, पैरेलैक्स का एंगल। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, पैरेलैक्स का एंगल। तो मून को या किसी प्लेनेट को अपन कैसे देखते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को क्या करना है, मून को देखना है, किसी प्लेनेट को देखना है, फॉर एग्जांपल ये मेरा मून है या कोई भी प्लेनेट है, तो अपन क्या करते हैं कि उसको अपन, जैसे ये मून है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, तो अपन अर्थ से दो पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट जो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, अर्थ के ऊपर से कोई भी दो पॉइंट अपन ने चूज करे जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, ए बी दो पॉइंट मैंने चूज करे अर्थ पे, जो कि क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे। वहां से मेरे को किसको देखना है, मून के किसी भी एक पॉइंट को देखना है, मून के ऊपर पर्टिकुलर उसको क्या रखना है, फोकस रखना है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट से एक पॉइंट को देख रहे हैं। अलग अलग पॉइंट से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कितने पॉइंट चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए, पैरेलैक्स में दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, और वो जो दो पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होता है, मेरा बेसिस होता है। तो मैंने जो दो पॉइंट लिए वो क्यों लिए, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स ही होते हैं पैरेलैक्स में, और उनके जो बीच की डिस्टेंस होती है वही क्या होता है, मेरा बेसिस होता है बी। ठीक है, तो ये तो बात हुई फर्स्ट। सेकंड क्या बात आती है, पैरेलैक्स एंगल की। अब एंगल किसके रेस्पेक्ट में मेजर करें, क्योंकि जैसे मैं मान लो फॉर एग्जांपल अर्थ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है ए, तो अगर मैं उसको वहां से देख रहा हूँ, किसको, मैंने मून को अगर मैं ए पॉइंट से देख रहा हूँ, तो अब मेरे को अगर जो एंगल मेजर करना है तो किसके रेस्पेक्ट में मेजर करूं, तो कोई ना कोई रेफरेंस के लिए तो चाहिए। तो अपन कोई ना कोई रेफरेंस में कुछ चाहिए, इसके लिए क्या कर लेते हैं अपन, काफी डिस्टेंस पे कोई स्टार है उसको एज ए रेफरेंस ट्रीट करते हैं। फिर से मैं अर्थ के एक पॉइंट पे हूँ ए, मेरे को मून का एंगल मेजर करना है कि मून का जो एंगल बन रहा है वो मेरे यहाँ से कितना एंगल है। तो अब मेरे को अगर एंगल मेजर करना है तो कोई रेफरेंस तो चाहिए ना, कि रेफरेंस, किस रेफरेंस से मैं एंगल मेजर करूं। तो रेफरेंस के लिए मैं कोई डिस्टेंस पे एक स्टार ले लेता हूं। तो सबसे पहले अगर जिससे मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, जिस इंस्ट्रूमेंट डिवाइस से मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं उसको कहाँ फोकस करता हूँ, उस स्टार के ऊपर फोकस करता हूँ। वो मेरा एंगल कितना हो जाता है, जीरो एंगल हो जाता है। उसको अब अपने में फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका डिवाइस है, जिससे इंस्ट्रूमेंट है, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना रेफरेंस ले रहा हूँ स्टार का, ए के ऊपर रखा और देखा, फोकस किसके ऊपर करा, अपने स्टार के ऊपर फोकस करा। अब ये मेरा रेफरेंस हो गया, ये जीरो हो गया। अब मैं इसको फोकस कर रहा हूँ किसके ऊपर, मून के ऊपर। देखा, मैं इसको फोकस कर रहा हूँ मून के ऊपर, तो ये मैंने इसको फोकस करा मून के ऊपर। तो अब ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये स्टार की लाइन से लेके ये लाइन तक, ये आपकी स्टार की लाइन है, ये आपकी मून की लाइन है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को आपने क्या बोला, फाई 1। ठीक है, फिर से देख लो,
दो पॉइंट ऑब्जर्वेशन के देखना है किसको, मून को देखना है। तो डिस्टेंस तो पता चल गई मेरे को दोनों पॉइंट के बीच की, वो क्या है, बेसिस है, ठीक है। तो वो दोनों पॉइंट मैंने चूज करा अर्थ पे, तो वो डिस्टेंस तो मेरे को पता है। अब सेकंड चीज क्या आती है, एंगल। एंगल कहाँ से निकालेंगे, अब मैं फर्स्ट पॉइंट से देख रहा हूँ, ए पॉइंट से, मेरे को किसको देखना है, मून को देखना है। तो मेरे को क्या चाहिए, कोई ना कोई रेफरेंस का एंगल चाहिए। तो रेफरेंस के लिए मैंने डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक स्टार ले लिया, एस डैश पे स्टार ले रहा हूँ, ठीक है। वहां से मेरे, अब पहले मैंने अपने जो इंस्ट्रूमेंट था जिससे मेजर कर रहा था अपने एंगल को, पहले मैंने उसके ऊपर सेट करा, ठीक है। वो मेरा कितना हो गया, 0। अब मैं उसको मून के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरा एंगल हो गया, ये कितना हो गया, 5 1। ऐसे ही जब मैं बी पॉइंट से उस स्टार को देखता हूँ, तो वो जो बी पॉइंट से मेरे को स्टार दिखता है, तो लगभग उसी डिस्टेंस पे दिखता है। क्यों दिखता है, वैसा ही दिखता है सेम जैसा मेरे को ए पॉइंट से दिख रहा था। क्यों, क्योंकि जो मून है वो तो क्या है, काफी पास है, लेकिन जो स्टार है वो तो क्या है, बहुत बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। जैसे आपका सन एक स्टार है, वैसे मैं अदर एक किसी स्टार की बात कर रहा हूँ, तो स्टार काफी ज्यादा दूर है। और अपनी अर्थ क्या है, अपनी अर्थ भी काफी ज्यादा छोटी सी है। तो अर्थ के तो मैंने दो पॉइंट ही ये नहीं यार, बिल्कुल सिंपल से। तो अर्थ के दो ए पॉइंट से देखूं तब भी मेरे को स्टार वैसे ही उतनी डिस्टेंस है, उसी एंगल पे दिखेगा। और अगर बी पॉइंट से देखूंगा तो भी उसी डिस्टेंस पे, उसी एंगल पे दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो जो स्टार है वो क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। तो ए पॉइंट से देखो, बी पॉइंट से देखो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने रेफरेंस के लिए वो स्टार लिया था, कौन सा, एच डैश। तो अगर ए पॉइंट से देखता हूँ तब भी बहुत दूर दिखता है, बी पॉइंट से देखता हूँ तब भी बहुत दूर दिखता है, सेम एक जैसा दिखता है, इसलिए रेफरेंस के लिए लिया था। तो पहले मैंने अपने डिवाइस से ए पॉइंट पे रख के एंगल मेजर करा था मून का। अब ऐसे ही मैं उस डिवाइस को कहाँ कहाँ से, बी पे रख के और बी से एक एंगल मेजर करता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये एंगल कितना बन रहा है मेरा, 5 1, और ये एंगल कितना बन रहा है, 5 2। तो ये एंगल एंगल 5 1 है, तो ये भी अपोजिट एंगल, ये भी कितना हो जाएगा, 5 1। और ये 5 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 2। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि टोटल एंगल कितना हो गया, अंदर वाला एंगल टोटल कितना हो गया, 5 1 प्लस 5 2। और मेरे को पता है कि ये जो 5 1 प्लस 5 2 एंगल बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि मैं मून को जब ए पॉइंट से, ढंग से सुनना, जब मून को ए पॉइंट से देखता हूँ तब एंगल कितना बनता है, 5 1। जब मून को बी पॉइंट से देखता हूँ तब एंगल कितना बन रहा है, 5 2, ठीक है। ये जो एंगल बन रहा है, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 5 1 प्लस 5 2। तो ये एंगल बन क्यों रहा है, ये एंगल इसलिए बन रहा है क्योंकि सेम मून को, सेम ऑब्जेक्ट को मैं डिफरेंट पोजीशन से देखता हूँ। तो मेरी जो डिफरेंट पोजीशन से देखने की वजह से जो अपेरेंट शिफ्ट आ रहा है, उस वजह से मेरा ये एंगल बन रहा है। इसका मतलब जो मेरा 5 1 और 5 2 है, जो 5 1 और 5 2 है, वो किसके इक्वल है, वो पैरेलक्स का एंगल है। फिर से, जो 5 1 और 5 2 है वो किसका एंगल है, पैरेलक्स का एंगल है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चलता है कि 5 1 5 2 प्लस जो एंगल है वो किसका एंगल है, पैरेलक्स का एंगल है, जिसको टोटल अपन थीटा बोल सकते हैं। और बी क्या है मेरा, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अर्थ के जो दोनों मैंने पॉइंट लिए थे। और एस क्या है, अर्थ से लेके मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, अपनी एस है, ठीक है। अब जो हमारी डिस्टेंस है, ये जो बी डिस्टेंस है, ये बी डिस्टेंस कौन सी है, ए और बी जो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट है अर्थ पे, वो डिस्टेंस है। और ये जो एस डिस्टेंस है, ये किसकी है, अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस। अब हमें पता है इजीली कि जो अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस है वो क्या है, काफी ज्यादा है, किससे, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट वाले डिस्टेंस से। तो बी जो है आपका क्या है, मच लेस देन किससे, एस से। बी जो है मच लेस देन एस, मतलब ये जो अर्थ के ऊपर दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा कम है, किससे, आपके एस से। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे अपन एज्यूम कर सकते हैं कि आपका, सो वी कैन टेक ए बी एज एन आर्क ऑफ लेंथ बी। ए बी जो लेंथ है अपन उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज ए आर्क ट्रीट कर सकते हैं। फिर से एज्यूम कर सकते हैं, है नहीं, ठीक है, कि आपकी जो ए बी लेंथ है उसको ट्रीट कर सकते हैं एज ए आर्क, जिसकी लेंथ कितनी है, बी। ये अपन ने क्यों एज्यूम करा, क्योंकि अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 10th में, कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब आपका ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल तो है अपने पास, ये रहा θ1 प्लस θ2, रेडियस भी ये रही, ये जैसे ये बन रहा है, तो ये कितनी हो गई, रेडियस कितनी हो गई, एस। अब गिवन कंडीशन अपन को क्या चाहिए, आर्क। तो इस रीजन से अपन ने ये आर्क वाली कंडीशन ली कि आपका ये जो डिस्टेंस है क्या है, बी जो डिस्टेंस है वो क्या है, काफी ज्यादा कम है, किससे, बी। आपकी जो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो अर्थ और प्लेनेट के बीच में, अर्थ और मून की डिस्टेंस से क्या है, काफी ज्यादा कम है। ओनली इस कंडीशन में अपन ए बी डिस्टेंस को आर्क बोल सकते हैं और अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये अपन एज्यूम कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो इसलिए
थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है ए बी कितना है बी, और अपॉन रेडियस कितनी है एस, तो यहाँ से अपना एस कितना निकल जाता है बी अपॉन थीटा। थीटा किसके इक्वल है अपने 5 1 प्लस 5 2। तो अब एस मेरे को पता चल गया, एस क्या होता है डिस्टेंस, चाहे किसी मून, चाहे अर्थ से मून की या फिर अर्थ से किसी भी प्लेनेट की, क्या होगी बी अपॉन थीटा। बी क्या होगा, आपके अर्थ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट जो आपने चूज करे उनके बीच की डिस्टेंस, अब आपने दो पॉइंट चूज करे तो बीच की डिस्टेंस आपको पता होगी, और थीटा क्या होगा, ये जो आपके दोनों एंगल थे कितने, थीटा 1 प्लस 5 1 प्लस 5 2। तो अभी अपन ने क्या कैलकुलेट करा, अर्थ से लेके मून की या फिर अर्थ से कहीं भी प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ द मून, कि हम पैरेलैक्स मेथड से डायमीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जब हम मून के डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मून की डिस्टेंस, जो भी अपन ने मेथड पढ़ा था उससे जस्ट। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, मून का डायमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे करते हैं, अब हमें मोशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमें क्या करना है कि अर्थ के ऊपर एक सिंगल पॉइंट लेना है, फिर से अर्थ के ऊपर एक सिंगल पॉइंट लेना है। तो अर्थ के ऊपर एक सिंगल पॉइंट पे अपन आगे, ठीक है। वहां से अपन क्या करते हैं, वहां पे अपन ने अपना जो एंगल मेजर करने के लिए अपन एक इंस्ट्रूमेंट लिया, ठीक है, और अपन ने जो मून है उसका एक कॉर्नर देखा। देखो मून जो है अर्थ के क्या है, काफी ज्यादा पास है, ज्यादा दूर नहीं है। जैसे अभी अपन जनरली भी क्या मून को देखते हैं तो अपन को सर्कुलर दिखता है, फिर से जनरली भी मून को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, सर्कुलर दिखता है। तो जब वो सर्कुलर दिखता है तो हमें उसका एक एंड भी दिखता है, दूसरा एंड भी दिखता है। अब वो नेकेड आई से हम अपनी आंखों से ही उसको दोनों एंड उसके देख सकते हैं, सर्कुलर के दोनों एंड हम उसके देख सकते हैं। तो जब हम उसको किसी टेलीस्कोप से देखते हैं ढंग से एंगल मेजर करने के लिए तो हमें वो और ज्यादा क्लियर दिखता है। तो किसी भी टेलीस्कोप से हम मून के दोनों एंड इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि टेलीस्कोप से, पहले टेलीस्कोप का हमने रखा जीरो एंगल पे, उसको हमने क्या करा, मून के एक एंड के ऊपर फोकस करा। ये जैसे मैंने मून के एक एंड पे फोकस करा, ठीक है। अब जब मैंने उसको एक एंड पे फोकस कर लिया तो ये जो मेरा हो गया, ये क्या हो गया, रेफरेंस का एंगल जीरो, क्योंकि एक एंड पे। अब मैं उसको एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जा रहा हूँ। फिर से देखना, पहले कहाँ रखा हुआ था, बेस पे रखा हुआ था, मून के एक एंड पे मैंने उसको फोकस करा, ए पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट है उसका। अब मैं उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ टेलीस्कोप को, ठीक है। ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट का जब मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यही क्या हो गया, मेरा थीटा हो गया, यही क्या हो गया, मेरा थीटा हो गया। तो यहाँ मेरी पैरेलैक्स की कंडीशन फुलफिल हो गई। कैसे हो गई कि ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, वहां पे अपन फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, ए और बी पॉइंट के ऊपर, कहाँ से, सिंगल पॉइंट से। ए और बी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कहाँ से, सिंगल पॉइंट से। तो जो एंगल होता है वही क्या होता है, मेरा पैरेलैक्स का एंगल कितना, थीटा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं वहां पे, हमारा सिंपल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है क्या, डी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या, डायमीटर है मून का, ए और बी की डिस्टेंस। क्योंकि अपन ने फोकस किसके ऊपर करा, ए और बी पॉइंट के ऊपर करा, और ये क्या है मेरा डायमीटर किसका, मून का। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों एंड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर। तो जो डायमीटर है मून का, और यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस है किसकी, अर्थ की और मून की। तो जो डिस्टेंस है एस, वो क्या है, काफी ज्यादा है, किससे, डायमीटर से। अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है मून के डायमीटर से क्या है, काफी ज्यादा है। ओनली इस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कंडीशन ले सकते हैं, क्या कंडीशन ले सकते हैं कि हमारा जो ए बी डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, आर्क के इक्वल है। इसलिए अपन वापस वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, ए बी, और रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ए ओ। तो ए ओ या ओ बी कुछ भी ले सकते हो आप। तो आर कितना, ए बी कितने इक्वल है, डी के इक्वल है, और ऐसे ओ बी डिस्टेंस कितनी है, या तो ए ओ या फिर बी ओ, कुछ भी ले सकते हो। किसके इक्वल, एस के इक्वल है, तो अपॉन एस। तो यहाँ से अपना आपका डी का फॉर्मूला क्या निकल जाता है, एस इंटू थीटा। तो डी क्या है, डायमीटर ऑफ द मून। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर ऑफ द मून, उनके बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय आपका एंगल जो आपने मेजर करा किसे, टेलीस्कोप से। तो यहाँ मैंने गिवन कंडीशन पहले दी थी कि एंगल तो आप टेलीस्कोप से मेजर कर रहे हो या फिर किसी भी मेजरिंग डिवाइस से, लेकिन आपको क्या पता होनी चाहिए, एस पता होनी चाहिए। और एस कैसे मेजर करते हैं, लास्ट अभी प्रीवियस पैरेलैक्स वाले फॉर्मूले से। तो अभी अपन ने क्या मेजर करा, डायमीटर ऑफ द मून। तो अभी हमने पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ा, हमने देखा था कि पैरेलैक्स मेथड
जो है पैरेलक्स के ऊपर डिपेंड है। पैरेलक्स क्या होता है आपका, अपेरेंट जो शिफ्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड की पोजीशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलक्स। जब हम उसको दो डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि हम अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थ से अदर प्लैनेट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट स्टार्स की जो पोजीशन है वो भी इसी से कैलकुलेट करते हैं हम अर्थ से, और हम मून का डायमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके जो न्यूमेरिकल है वो कैसे बनते हैं वो हमें देखना जरूरी है। जनरली जो हमारा एंगल्स हैं, जनरली हम देखते हैं 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जैसे ये आपका सर्कल है तो सर्कल के अंदर ये जो पूरा 180 होता है, तो हमें पता है कि सर्कल के अंदर जो 180 डिग्री है वो आपका किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है, पाई रेडियन। ठीक है, 180 कौन सी यूनिट है, डिग्री, और एक पाई कौन सी यूनिट है, रेडियन वाली। और ऐसे ही जो 360 होता है, 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। तो ये हमें ध्यान रखना है फर्स्ट जनरली कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। तो जनरली हमारा जो आपका एंगल है कितना, थीटा इक्वल टू, या फिर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आपका वहां जो एंगल है वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब अगर हमारा जो, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो, अगर वो डिग्री के बाद पॉइंट्स में आता है तो अब हम उसे क्या करते हैं कि पॉइंट में ना रहने देके उसको आगे भी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारा जो 1 डिग्री है उसमें 60 मिनट होते हैं, और ऐसे ही 1 मिनट के अंदर 60 डिग्री 60 सेकेंड का एंगल होता है। फिर से हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है, 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। सेकेंड, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड। ऐसे हमने क्या करा, डिवाइड कर रखा है किसको, हमारे एंगल्स को, ताकि एंगल जो होता है वो पॉइंट में ना आए, पर्टिकुलर उसकी कोई वैल्यू हो। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, आगे कन्वर्ट करते हैं कि 360 डिग्री, ये पाई 2 पाई रेडियन, ये तो हमने ऑलरेडी 10 में पढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या पढ़ रहे हैं 11th में कि 1 डिग्री इक्वल होता है किसके, 60 मिनट के, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड के। तो ये हमारा टाइम से रिलेटेड है तो हम उसको देख भी सकते हैं, इजीली याद रह सकता है हमें। तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं इसको, क्योंकि हमारा जनरली जो एंगल होता है उस फॉर्मूले में किसमें होता है, रेडियन में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनसीईआरटी का एग्जांपल की कैलकुलेट द एंगल ऑफ, ये जो एंगल है हमारा 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। 360 डिग्री किसके इक्वल है, 2 पाई रेडियन के। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 360, 2 पाई 2 पाई 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई बाय 360। जब इसको अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता है, 1.745 इंटू 10⁻²। तो ये किसमें हो गया, रेडियन में। तो ये तो फर्स्ट आंसर हो गया, क्योंकि 1 डिग्री का वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। अब 1 डिग्री, अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली, 1 डिग्री की, कितने आ रही है, 1.745। और हमें पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, क्वेश्चन में गिवन है 60 मिनट के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट के, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1.745। मतलब 60 मिनट की वैल्यू कितनी है, 1.745 इंटू 10⁻²। तो 1 मिनट की कितनी हो जाएगी, 1.745 इंटू 10⁻² अपॉन 60। जब अपन इसमें 60 का डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। तो 2.94 इंटू 10⁻⁴ रेडियन किसके इक्वल है, 1 मिनट के इक्वल है। ठीक है, और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 सेकेंड। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 2.91 इंटू 10⁻⁴। तो जब 1 सेकेंड की वैल्यू निकालते हैं तो किससे डिवाइड हो जाता है, 2.91 किससे डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 60 से। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आ जाता है, 4.847 इंटू 10⁻⁶। और इसको जब हम राउंड फिगर में लिखते हैं तो कितना आ जाता है, 4 और 7, 7 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ होके कितना हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है। तो ये आपका कितना हो गया, 4.85 इंटू 10⁻⁶। फिर से आपको ध्यान क्या रखना है, 360 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड। तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई है, तो 1 डिग्री कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 360। यहाँ से कितना निकल गया, 1 डिग्री निकल गया। और वो जो 1 डिग्री आता है
ध्यान रखना 1 डिग्री आता है उसमें 60 डिवाइड करा तो 1 मिनट, और 1 मिनट जो आता है उसमें 60 डिवाइड करा तो 1 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल। और ये वैल्यूज आपको जनरली याद रखनी है क्योंकि बार बार ये काम आएगी तो आपको जनरली वैल्यूज याद रखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। मतलब एक आदमी है जो अपने पास में जो टावर है उसकी डिस्टेंस, उसकी हाइट कैलकुलेट करना चाहता है। ही स्टैंड एट ए पॉइंट ए, मतलब आपका जो टावर है वो कहाँ है, सी पे। जैसे ये एज्यूम करो ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपका टावर है, ठीक है। अब आपका जो मैन है वो कहाँ खड़ा हुआ है, पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है अभी, इन फ्रंट ऑफ द टावर। मतलब सी पे आपका टावर है, वो आपका जो मैन है वो आपका ए पे खड़ा हुआ है in front of the tower C and spot a very distance object O in line with AC। और वो जो लाइन है, जैसे ये आपका क्या टावर है, ये आपका मेन है, तो ये जो वो लाइन बन रही है उसी लाइन के अंदर क्या है, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है O, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट, he then walks perpendicular to AC। आपका टावर यहाँ है, वो यहाँ खड़ा है, लाइन ये आ रही है, ये जो सीधी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर वॉक कर रहा है। कितना वॉक कर रहा है, 100 मीटर वॉक कर रहा है बी पॉइंट पे, अप टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। मतलब वो पहले बी पे चला गया, अब फिर से वो किसको देख रहा है, टावर को देख रहा है, सी को, और उसके बाद फिर से वो किसको देख रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ को। नेक्स्ट, सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंस द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। अब इधर देखो, आपका जो पॉइंट ओ है काफी ज्यादा डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इसलिए जब उसको ए से देखते हैं तब भी वो काफी ज्यादा दूर दिखता है, और बी से देखते हैं तब भी काफी ज्यादा दूर दिखता है, मतलब सिमिलर दिखता है क्योंकि आप ज्यादा नहीं चले। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 10 ये अगर 100 मीटर है तो वो जो पॉइंट देख रहा है वो कितना है, लगभग वो 1 या 2 किलोमीटर दूर है, इतना पॉइंट देख रहा है, इतना जो ओ पॉइंट है वो लगभग 1-2 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे है। तो 100 मीटर दूर जाने से वो आपको लगभग अभी भी कहाँ दिखेगा, बहुत दूर दिखेगा। Next, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle of 40 डिग्री। मतलब पहले वो जो लाइन ऑफ साइट थी किसकी, C की, पहले वो A से देख रहा था किसको, C को, अब जब वो B से देख रहा है C को, तो वो क्या देखता है कि उसकी जो लाइन ऑफ साइट है उसमें कितना चेंज आ गया, थीटा डिग्री का चेंज आ गया। मतलब जब ए से देख रहा था तो सीधा दिख रहा था, अब जब वो बी से देख रहा है तो पर्टिकुलर एंगल है, ये देखो ये एंगल है, यहाँ पे आ गया। जब वो पहले ए से देख रहा था तो सीधा दिख रहा था, अब जब वो उसको कहाँ से देखता है, बी से देखता है, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर क्या आ गया, एंगल आ गया। वो एंगल कितना है, थीटा, और वो एंगल क्या है आपका, पेंडुलम शिफ्ट। तो बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट of C shifted from the original line of the side by an angle of theta, और theta क्या आपका पैरेलक्स। Estimate the distance of tower C from its original position A। मतलब उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है A, वहां से आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द टावर C। मतलब AC आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, AC आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको पता क्या क्या है क्वेश्चन में, एक आपको क्या पता है, ए बी पता है, और एक आपको क्या एंगल पता है, थीटा एंगल पता है, जो चेंज हुआ एंगल, ठीक है। तो पैरेलक्स एंगल कितना हो गया उसका, 40 डिग्री, और अपन को पता है कि टेन थीटा कितना होता है, ए बी अपॉन ए सी। अगर ये एंगल थीटा है तो इसके एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और आपका टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना, कैलकुलेट क्या करना है, ए सी कैलकुलेट करना है। तो ए सी क्या है, ये जो मेन स्टार्टिंग में खड़ा था, और सी क्या है आपका टावर, तो ए सी आपको कैलकुलेट करना है। तो ए सी कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन टेन थीटा। ए बी कितना है, 100 मीटर, ये रहा, डिवाइड बाई 10 कितना, 40, और 10-40 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कितनी होगी, कोई भी एंगल हो सकता है, 40 डिग्री, 49, कुछ भी एंगल हो सकता है, 45, 60, 30, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपन जब वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करते हैं तो फाइनल अपना आंसर कितना आता है, 119 मीटर। मतलब स्टार्टिंग में उसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 119 मीटर थी, ठीक है। फिर से तो अब ये देखो क्वेश्चन जो है काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में जब अपन उसका आंसर करते हैं तो आंसर कितना आता है, शॉर्ट आता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। आपका क्या होता है, आर एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो आपका पहला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे अपना जो आपका एंगल है वो किस में आएगा, यहाँ पे रेडियन में। लेकिन अभी अपन ने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री से अपन ने उसका सॉल्यूशन करा, इसलिए अपना एंगल किस में आ रहा है, थीटा में है, इसमें डिग्री में है तो डिग्री में ही है, क्योंकि अपन ने किसी सॉल्यूशन करा, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन करा।
ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके एग्जाम्पल हैं, और आपके और इसके अलावा थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल है वो सिमिलर है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में अपन ने पैरेलैक्स मेथड के बारे में पढ़ा है मेनली, तो उसके अलावा जो अदर है वो तो अपन फिजिक्स लैब में पढ़ते हैं जनरली, और जो मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का वो ओनली पैरेलैक्स ही है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। थैंक यू।